आज हम आपको सीक्वेंस के बारे में यानी अनुक्रम के बारे में बताएंगे। अनुक्रम एक फंक्शन होता है या मैपिंग कहें आप इसे, जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है और वो किसी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में परिभाषित होता है। यदि ए एक अरिक्त समुच्चय है तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में ए में परिभाषित एक प्रत्येक फलन अनुक्रम कहलाता है। यदि ए वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है तो अनुक्रम वास्तविक कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा हो गई। इसको निरूपित कैसे किया जाता है? यदि कोई फलन x n से r में परिभाषित है तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N का इमेज या प्रतिबिंब x ऑफ n बिलोंग्स टू r, तो हम अनुक्रम का nवां पद कहते हैं तथा इसे xn से प्रदर्शित करते हैं या निर्देशित करते हैं या निर्दिष्ट करते हैं। इस अनुक्रम को हम x बराबर x1 x2 x3 xn चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, ये इसका निरूपण है। इन जनरल अनुक्रम का निरूपण उसकी nth टर्म से किया जाता है। यदि n बराबर 1 लिख देंगे तो प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2 लिख देंगे तो द्वितीय पद प्राप्त हो जाएगा। अब आती है बात कि अनुक्रम परिबद्ध कब होता है। देखिए, मैं आपको पहले अपर बाउंड और लोअर बाउंड बता चुका हूँ। तो यदि मेरे पास एक अनुक्रम है xn जो ऊपर की ओर से बंधा हुआ है, तो एक वास्तविक संख्या कैपिटल K इस प्रकार की अवश्य अस्तित्व में होगी कि अनुक्रम का प्रत्येक अवयव इस कैपिटल K राशि से छोटा होगा या एट मोस्ट एक अवयव इसके बराबर होगा। तो हम xn को अनुक्रम xn का k जो होता है वो ऊपर परिबंध कहलाता है। इसी प्रकार से यदि एक वास्तविक संख्या स्मॉल k का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि अनुक्रम का प्रत्येक अवयव xn इस स्मॉल k से बड़ा हो, तो इस स्मॉल k को हम लोअर बाउंड कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोअर बाउंड या अपर बाउंड हमारे अनुक्रम के सदस्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यदि किसी अनुक्रम के लिए हमको लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल जाते हैं तो हम कहते हैं कि वह अनुक्रम परिबद्ध है। यानी परिबद्ध होने के लिए हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल k इज़ लेस देन और इक्वल्स टू xn इज़ लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल K फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। यानी अनुक्रम के लिए हमारे पास स्मॉल k और कैपिटल K दो वास्तविक संख्याएं ऐसी अवश्य अस्तित्व में होंगी कि अनुक्रम का प्रत्येक अवयव स्मॉल k से बड़ा होगा या बराबर होगा, कैपिटल K से छोटा होगा या एट मोस्ट बराबर होगा। इस प्रकार से आपने अनुक्रम के बाउंडेड होने की बात देख ली। अनुक्रम के उच्चक और निम्नक निकालने के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है कि किसी अनुक्रम का उच्चक अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा जो ऊपर परिबंध होता है वह उच्चक कहलाता है और लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा होता है वो निम्नक कहलाता है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों सेट के बाहर हों, भीतर हों, या उच्चक और निम्नक सेट के बाहर भी हो सकते हैं और भीतर भी हो सकते हैं। अब आपको कुछ उदाहरण की मदद से उच्चक और निम्नक की बात क्लियर की जाएंगी। जैसे अनुक्रम 1/n है, पहला उदाहरण है ये 1/n। अब n का मान आप जैसे ही 1 2 3 4 रखना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें n नेचुरल नंबर होता है अनुक्रम में, तो 1/1 यानी 1, 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ह्रासमान अनुक्रम है। इसमें संख्या छोटी दर छोटी होती चली जा रही है। पहली संख्या 1 है और आगे की संख्याएं
1/2, 1/3, 1/4, ये छोटी दर छोटी होती चली जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अनुक्रम का प्रत्येक अवयव 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा या एटमोस्ट बराबर होगा। n का मान हम कितना भी रख लें समुच्चय n में से, हम कभी भी 0 प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कारण इन्फिनिटी किसी भी सेट का मेंबर नहीं होता है। आपको पहले ही बताया जा चुका है, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अनंत तक जाता है पर अनंत इसका सदस्य नहीं होता है। इसलिए ये जो अनुक्रम मिला 1/n, ये परिबद्ध है और इसका उच्चक समुच्चय में या अनुक्रम में विद्यमान है, पर निम्नक इसका अनुक्रम में विद्यमान नहीं है। एक और उदाहरण देख लें। अनुक्रम 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/3 डैश 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 + 1/2n-1 परिबद्ध अनुक्रम है। इसका निम्नक 1 और उच्चक 2 है। ये इसी का दूसरा रूप है और कुछ नहीं है। इसमें जब अनुक्रम कह रहे हैं हम इसको, तो जहाँ जहाँ ये प्लस लगा हुआ है ये कॉमा आएगा। 1/2 प्लस कॉमा 1/2 स्क्वायर। अच्छा, ये एक ही पद है, हाँ ठीक है, ये एक ही पद है, सारा का सारा एक ही पद है। तो 1 से प्रत्येक पद बड़ा है और 2 से प्रत्येक पद छोटा होगा। यह इसका उच्चक और निम्नक हो जाएंगे। अब आती है बात मोनोटोनिक सीक्वेंस की। अनुक्रम xn में यदि xn, दो हम संख्याएं ले लें n और m, इसमें जो भी संख्या बड़ी है, मान लीजिए m बड़ी है n से, तो यदि xn छोटा हो जाए, बराबर हो जाए xm से, यानी आगे वाली संख्या बड़ी है, तो इस प्रकार के अनुक्रम को हम क्या कहेंगे? एक दिष्ट वर्धमान। अगर कहीं बराबर वाली स्थिति हो जाए तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, अन्यथा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यानी आगे की संख्या यदि सदैव बड़ी है, बराबर वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तब तो कहलाएगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर बराबर वाली स्थिति पैदा हो जाती है तब ये कहलाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है। इसी प्रकार से निरंतर ह्रासमान, यानी xn बड़ा होगा xm से, m राशि बड़ी थी, बड़ी नेचुरल नंबर है, यानी प्रत्येक पद अपने पूर्वगामी पद से छोटा है। छोटा है यानी आगे छोटे दर छोटे मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार का जो अनुक्रम होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा ह्रासमान अनुक्रम। ठीक है। तो ह्रासमान अनुक्रम में अगर दो पद बराबर आ जाते हैं तो आएगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और यदि बाद वाला पद हमेशा छोटा ही है, बराबर की स्थिति पैदा नहीं होती, तो ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आपने देख लिए कि हम किस प्रकार से अनुक्रम को परिभाषित करते हैं, बाउंडेड अनुक्रम कब कहलाता है, और ये सवाल हैं, इन उदाहरणों को आप आसानी से कर सकते हैं, ये बता चुके हैं। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा पर आते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। एक वास्तविक संख्या अल्फा किसी दिए हुए अनुक्रम xn की सीमा बिंदु कहलाती है। ध्यान दें, सीमा बिंदु और सीमा में अंतर। ठीक है। तो एक वास्तविक संख्या अल्फा किसी दिए हुए अनुक्रम xn की सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रत्येक परिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हों, अर्थात अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु होगा यदि और केवल यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। इस ब्रैकेट को, एब्सोल्यूट वैल्यू को मैं खोलना बता चुका हूँ, xn बीच में, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लेकर के अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में अनंत पद विद्यमान हैं, तो हम इस अल्फा को अनुक्रम का सीमा बिंदु कहते हैं। सीमा बिंदु के दूसरे नाम क्लस्टर पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट यानी कि गुच्छ बिंदु, पुंज बिंदु भी कहते हैं इनको। अनुक्रम का सीमा बिंदु होना आवश्यक नहीं है।
अद्वितीय सीमा बिंदु हो सकता है, यानी एक और केवल एक ही हो सकता है, अथवा परिमित या अपरिमित सीमा बिंदु हो सकते हैं। सीमा बिंदु अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं है। ये इसके बारे में कुछ जनरल बातें थीं। ये अनुक्रम दिए हुए हैं, इनके सीमा बिंदु देख लें आप। जैसे -1/n/n दिया हुआ है, इसका सीमा बिंदु 0 है। 0 का अगर आप वो बनाएंगे प्रतिवेश, तो 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच में इस अनुक्रम के अनंत प्रकार से आप देखा कि हम अनुक्रम का सीमा बिंदु निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। एक वास्तविक संख्या अल्फ़ा किसी अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फ़ा के प्रतिवेश में दिए हुए अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हों। इसके ऊपर एक थ्योरम है, बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। ये कहते हैं प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। देखिए बहुत आसान है इसको प्रूव करना, पर कुछ चीज़ें इसके लिए ध्यान भी रखनी होती हैं। माना कि xn परिबद्ध अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है, ये हमने एक अनुक्रम ले लिया, ठीक है, जिसका परिसर E है, अर्थात E xn n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ दो स्थिति हो सकती हैं कि E फाइनाइट सेट भी हो सकता है और E इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। इस स्थिति में यदि पहली स्थिति लेते हैं हम, तो वास्तविक संख्या अल्फ़ा विद्यमान होगी, ताकि n के अनंत मानों के लिए xn बराबर अल्फ़ा और n बिलोंग्स टू n, यानी एक ओपन इंटरवल हमको मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, जिसके अंदर xn, जिसका कि मान अल्फ़ा है, उसके अंदर विद्यमान होगा, अर्थात अल्फ़ा सीमा बिंदु होगा। जब E में अनंत अवयव हों तो xn परिबद्ध है, ठीक है, तो E भी परिबद्ध होगा। E R में अनंत परिबद्ध समुच्चय है, E का कम से कम एक अल्फ़ा होगा, ये पहले प्रूव कर चुके हैं। अतः प्रत्येक प्रतिवेश E में मौजूद होगा, अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में E के अनंत अवयव मौजूद होंगे, यानी अल्फ़ा इसका सीमा बिंदु होगा। दोनों ही स्थितियों में, जब ये परिमित है या अपरिमित है, अनुक्रम का सीमा बिंदु मिल गया। अब हम बात करते हैं अनुक्रम की सीमा। अब लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, इसकी परिभाषा को ध्यान से देखें। यदि xn कोई वास्तविक अनुक्रम है तथा जाई दिया हुआ है, आप इसे एल ले लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, तथा जाई एक वास्तविक संख्या है, अनुक्रम xn का सीमा जाई कहलाता है यदि किसी दिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धनात्मक पूर्णांक n0 जो एप्सिलॉन पर निर्भर है इस प्रकार से विद्यमान हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, या xn माइनस जाई इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज़ ग्रेटर देन n0। प्रतीकात्मक रूप में आप पहले भी लिखते रहे हैं पूर्व क्लासों में, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू जाई, या लिमिट xn इज इक्वल्स टू जाई। जब कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब लिमिट अनंत की ओर अग्रसर हो रही है। टिप्पणी में आप ये दो बातें समझ जाएंगे। तो अब विचार करें आप, ये आपको दो उदाहरण दिए हुए हैं कि यदि अनुक्रम दिया हुआ है -1 टू द पावर n, तो इसके जो पद होंगे वो -1 + 1 -1 + 1। तो -1 के प्रतिवेश में एक भी अवयव नहीं मिलेगा, -1 के प्रतिवेश में भी नहीं मिलेगा, इसलिए इसका कोई भी सीमा बिंदु नहीं होगा। अब यदि किसी अनुक्रम की हम सीमा निकालते हैं और वह परिमित राशि आती है, तो हम अनुक्रम को अभिसारी अनुक्रम कहते हैं। यदि इनफाइनाइट आ जाए उसकी लिमिट, तो उसको हम अपसारी अनुक्रम यानी डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अभिसारी अनुक्रम कन्वर्जेंट, अपसारी अनुक्रम डाइवर्जेंट। और यदि लिमिट निश्चित नहीं आती, वो दो राशियों के मध्य दोलन करती रहती है, तो अनुक्रम को हम दोलायमान अनुक्रम या दोलनी अनुक्रम या ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। अब ये छोटे छोटे से उदाहरण हैं, आपको इस एग्जाम्पल 3.1 के द्वारा ये पता लगेगा कि n0 एप्सिलॉन के ऊपर कैसे निर्भर करना आवश्यक
आवश्यक है। देखें, सीक्वेंस दिया हुआ है हमको xn बराबर 2 टू दी पावर n, इसलिए इस अनुक्रम के जो पद होंगे वो 2, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 इस प्रकार से अवयव मिलेंगे। मान लिया कि स्मॉल के कोई एक संख्या है जो 0 से बड़ी है और यह संख्या इसकी लोअर बाउंड है, यानी प्रत्येक 2 टू दी पावर n इज़ ग्रेटर देन k। दोनों तरफ से log ले लें तो n log 2 इज़ ग्रेटर देन log k। n का मान जो होगा वो log k अपॉन log 2 हो जाएगा। ये जो राशि है log k अपॉन log 2, ये एप्सिलॉन मानते हैं, तो ठीक है ना। n0 बिलोंगिंग टू n k पर निर्भर करेगी। इस प्रकार से चयन करें हम इसका कि इस राशि को n0 k अपॉन log 2 को हम क्या नाम दे दें, n0। तो प्रत्येक n इज़ ग्रेटर देन n0 के लिए 2 टू द पावर k इज़ ग्रेटर देन k होगा। 2 टू द पावर n इज़ ग्रेटर देन k। इसलिए ये जो है xn जो अनुक्रम है ये एक अपसारी अनुक्रम है, क्योंकि बड़े पद मिलते चले जा रहे हैं। अब आप आगे के इस उदाहरणों से और भी क्लियर कर सकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इससे आगे आपको पढ़ाएंगे अनुक्रम के सवाल। जितने सॉल्व सवाल दिए हुए होते हैं आप उन सभी सॉल्व सवाल को अपनी तरफ से करने का प्रयास करें। यदि नहीं हो पाए कोई भी सवाल तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे सूचित करें कि सर मुझे ये सवाल नहीं आया। धन्यवाद।